आज की चर्चा हमारी विशेष रूप से केंद्रित होगी इतिहास में समय ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। इतिहास में जब हम समय ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान मुख्य रूप से इसके दो मूल तत्व यानी समय और स्थान की ओर जाता है और समय तथा स्थान के योग से ही जीवन के विकास की परिधि का मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए या बताने के लिए समय का ज्ञान होना बेहद अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी को या अध्येता को समय ज्ञान की जानकारी नहीं है तो उसके लिए इतिहास का अध्ययन एक प्रकार से निरर्थक हो जाता है। समय के इम्पोर्टेंस के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने अपनी पुस्तक टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के में यह लिखा है कि तिथिक्रम तथा भूगोल इतिहास के दो नेत्र के समान है। क्रोनोलॉजी एंड जियोग्राफी आर द आईज ऑफ हिस्ट्री। वस्तुतः क्रोनोलॉजी को इतिहास की आत्मा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। पाश्चात्य देशों में पूर्व के वर्षों में इतिहास के अध्ययन में तिथिक्रम को विशेष रूप से इम्पोर्टेंस दिया जाता था, विद्यार्थियों को उसे याद कराया जाता था, इसलिए उनकी घटनाओं के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं होती थी। यही वजह है कि उन दिनों इतिहास को एक नीरस और शुष्क विषय के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन बाद के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया कि हमें तिथिक्रम को याद करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अगर हम ऐसा करते हैं तो छात्रों को, विद्यार्थियों को या अध्येताओं को घटनाओं के क्रम का ज्ञान नहीं रह जाता। वे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में कंफ्यूज हो सकते थे, उनके राज्य के बारे में भेद करने में वे अपने आप को असहज और असफल महसूस करते थे। उनसे जब पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई, किन राजाओं या शासकों का योगदान रहा, अन्य धर्मों का उद्भव उसके पहले और बाद कब कब हुआ, तो वे इसका उत्तर दे पाने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे, क्योंकि इतिहास के अध्ययन में एक विशेष बात देखने में यह आती है कि एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी घटना से तीसरी घटना, तीसरी घटना से चौथी घटना, कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव होता है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगा कि नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीति के परिणति यह हुई कि उसके विरोधी बड़ी संख्या में बढ़े और सबने मिलकर 1815 के वाटरलू के युद्ध में उसे परास्त कर दिया। तत्पश्चात न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के अनुसार यूरोप में पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और बाद में 1830 में और 1848 इन दो वर्षों को यूरोपियन हिस्ट्री में क्रांति के वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 1848 में फ्रांस में राष्ट्रपति के रूप में नेपोलियन थर्ड, जो कि रिश्ते में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, वह शासन में आया और उसने इलेक्शन के पूर्व फ्रांस की जनता से यह वायदा किया था कि वे अपने चाचा यानी नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल या चरमोत्कर्ष या फ्रांस की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगा। जब उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बात आई तो वह आंतरिक क्षेत्र में तो सफल रहा, लेकिन विदेश नीति के मामले में वह कमजोर साबित हुआ, क्योंकि वह बोनापार्ट की भांति सेना नायक नहीं था। और इसी की परिणति यह हुई
कि 1870 के सीडान वार में वह अपने 83,000 सैनिकों के साथ अरेस्ट हुआ। यह दूसरी घटना हुई। एक घटना नेपोलियन का चरमोत्कर्ष था, दूसरी घटना नेपोलियन थर्ड की सीडान वार में पराजय। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इसी के साथ कहा जाता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट के अलायंस में जर्मनी ने अपनी संधि की शर्तों को फ्रांस पर थोपा। अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र, मेत्स और स्ट्रासबर्ग के किले उसने ले लिए और बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी उसका उद्देश्य था फ्रांस को एकाकी बनाए रखना और अपने शासनकाल तक वह इसमें सफल भी रहा। लेकिन बिस्मार्क के पतन के बाद जब जर्मनी में कैसर विलियम द्वितीय के हाथों में शासन की बागडोर आई तो उसने बिस्मार्क की विदेश नीति को पलट दिया, जिसकी परिणति 1914 to 1918 का फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस वर्ल्ड वार में दुनिया के तकरीबन 36 देश इन्वॉल्व हुए थे। वर्ल्ड वार के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ वारसाई की संधि की गई और जर्मनी का जिस तरह से अपमान या अपमानजनक संधि को मानने के लिए उसे बाध्य किया गया, उससे जर्मनी बेहद आक्रोशित हुआ, लेकिन वह पराजित पक्ष था और 1919 से 1939 के 20 वर्षों में जर्मनी में जो घटनाक्रम घटित हुए उसमें बाद में 1934 से हम देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने उग्र जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को ऊपर लाते हुए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार को शुरू किया, जो 1945 तक चला। तो यहाँ पर नेपोलियन का उत्कर्ष, नेपोलियन थर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सभी घटना एक दूसरे पर कहीं ना कहीं उससे संबंधित थे। तो इस तरह जो इतिहास की घटनाएं हैं वे एक दूसरे से संबंधित, और अगर हम तिथि क्रम को साथ लेकर, घटना को साथ लेकर जब हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से हम इतिहास को सही तरीके से समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने इसीलिए कहा कि बिना समय संबंध के तथ्य ऐतिहासिक ही नहीं होंगे। घटनाओं तथा मानवीय क्रियाकलाप का समय से उन्होंने घनिष्ठ संबंध प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। मीनिंग ऑफ टाइम सेंस यानी समय ज्ञान के अर्थ की जब हम बात करते हैं तब हमारा ध्यान वी.डी. घाटे के उस कोटेशन की ओर जाता है जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के पेज नंबर 97 में किया है। वी.जी. घाटे कहते हैं कि समय ज्ञान वह शक्ति है जिसकी सहायता से हम जीवन और क्रियाशीलता का अनुभव करते हैं, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जबकि जीवन तथा क्रियाशीलता का संबंध घटनाओं से हो। समय, सन, संवत, तिथियों का महत्व इतिहास में यही है कि वे किसी व्यक्ति विशेष, किसी महान पुरुष या घटनाओं तथा आंदोलनों से संबंधित होकर उनको समझने, क्रम स्थापित करने तथा प्राचीनता का आभास कराने में सहायक होती है। जब हम समय ज्ञान के तत्व की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से लोकेशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में और कोरिलेशन ऑफ टाइम की चर्चा भी मुख्य रूप से की जाती है। स्थिति या लोकेशन की जब बात होती है तो उसमें तथ्यों के माध्यम से हम समय जानने का, स्थान जानने का और घटना जानने का प्रयास करते हैं। समय की धारा शताब्दियों, वर्षों, महीनों और दिनों तथा इकाइयों में विभक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त समय की दूरी की जब बात होती है तो ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से
महापुरुष और हमारे बीच जो विद्यमान हो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, दो तरह से हम एक बात को कह सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। या इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 151 वर्ष पूर्व गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। साथ ही साथ समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें घटना, कारण और वातावरण पर उसके इफेक्ट या प्रभाव की भी बात हम लोग करते हैं। मैं एक उदाहरण यहाँ पर बताना चाहूंगा। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई और इस क्रांति के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कारण फ्रांस में पूर्व से ही विद्यमान थे। जब वहां पर बुर्बो वंश का शासन था, लुई 14वें का शासन था, लुई 15वें का शासन था, उस समय से कारण विद्यमान थे। लेकिन लुई 16वें के शासन काल में ये कारण अपने चरम पे पहुंचे, जिसकी परिणति 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में हम देखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट यूरोप के इतिहास में इतना अधिक रहा कि उसके बारे में मेटरनिक यह कहा करते थे, जुकाम फ्रांस को होता है लेकिन छींकता सारा यूरोप है। 1830 में, 1848 में यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियां हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ वर्षों की जब हम बात करते हैं बिंदु के रूप में, तो हमारा ध्यान उस वर्ष की होने वाली प्रमुख घटना की ओर चला जाता है। भारतीय इतिहास में जब हम 1857 की बात करते हैं तो तुरंत हमारा ध्यान 1857 की क्रांति की ओर चला जाता है, जिसको साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने विद्रोह के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब हम 1885 की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ओर चला जाता है। जब हम 1919 की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे तौर पर जालियांवाला बाग के हत्याकांड की ओर चला जाता है। 1935 की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी, उस ओर चला जाता है। जब हम 1942 की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे तौर पर क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर चला जाता है। जब हम 1947 की बात करते हैं तो हमारे देश की आज़ादी की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। और जब 1950 की बात करते हैं तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। ये तो बात हुई वर्षों की, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे 15 अगस्त भारत का स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, इस ओर भी हमारा ध्यान चला जाता है। यहाँ पर यह बताना बेहद समीचीन होगा कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया था। लेकिन इसको लागू करने में 2 महीने का विलंब किया गया, क्योंकि 26 जनवरी की तिथि को चिरस्थायी या यादगार बनाना था। क्योंकि लाहौर कांग्रेस 1929 में जो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित हुआ था, उसी के मद्देनजर 26 जनवरी सन 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण तिथि उसको कह सकते हैं या इम्पोर्टेंट डेट कह सकते हैं। इस डेट को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 दिन गुरुवार को इसे लागू किया गया था। साथ ही साथ समय ज्ञान को विकसित करने के साधनों की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से समय सूची, क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ इवेंट्स की ओर भी हमारा ध्यान जाता है, जिसमें किसी शासक या राजा या गवर्नर जनरल
के चित्र के नीचे उसके कार्यकाल की भी बात का सन, इतना से इतना इसका शासनकाल रहा, वो भी लिखा जाता है। कहीं पर लॉर्ड डलहौजी का चित्र लगा है, उसे हम अगर गवर्नर जनरल के रूप में देख रहे हैं तो भारत में 1848 टू 1856 उसका शासनकाल रहा था। इसके अलावा चित्रावली सूची में जैसे कोई 100 वर्ष के अंतर्गत हम मुख्य मुख्य घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। चौथी सदी की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख होता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। 5वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम स्कंदगुप्त की बात कर सकते हैं, अजंता एलोरा की बात हम कर सकते हैं। साथ ही साथ समय रेखा, टाइमलाइन, इसमें एक मानक मानकर हम कुछ कुछ दूरी पर कुछ कुछ वर्षों को निर्धारित करके प्रतीक रूप से कुछ इतिहास की बातों को हाईलाइट करने की बात कर सकते हैं। जब हम दो साम्राज्य की चर्चा करते हैं या उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ग्राफ के माध्यम से उनके उत्थान के बारे में या उनके पतन के बारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम किसी साम्राज्य के शासकों के वंशावली की बात करते हैं, मौर्य शासकों की वंशावली, कुषाण शासकों की वंशावली, गुप्त शासकों की वंशावली और सातवाहन शासकों की वंशावली, तो उसे एक तालिका के रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह इतिहासकार जो कि वर्तमान का एक अंग होता है, वह तथ्यों के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से अतीत को जानने का प्रयास करता है। और इतिहास के लेखन में तथ्य का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और यह कहा जाता है कि अगर तथ्य नहीं है तो फिर इतिहास का लेखन बेहद कठिन है और इतिहास के बिना तथ्य भी मृत और अर्थहीन माना गया है। और इन्हीं तथ्यों के माध्यम से एक इतिहासकार अतीत और वर्तमान के बीच संवाद करता है और यह संवाद एक अंतहीन संवाद होता है। एक इतिहासकार वर्तमान का अंग होने के कारण अतीत के तथ्यों का चुनाव कर उनकी व्याख्या करने हेतु समय की धारा में चयनित तथ्यों की स्थिति समझता है और उसके मार्फत वह संवाद करता है। इतिहास में जो क्रोनोलॉजिकल मेथड है उसके माध्यम से पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाता है और विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के सामने उसे प्रस्तुत करने का भी कार्य किया जाता है। भारतीय इतिहास में जब हम एंशिएंट एज की बात करते हैं तो वहां पर यह कहा जाता है कि आरंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। अब आरंभ हम कहाँ से मानेंगे? इतिहास में आरंभ वहां से माना जाता है जहां पर हमें इतिहास लेखन के स्रोत प्राप्त होते हैं। अब प्रागैतिहासिक युग के सोर्स हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस समय का कोई लिखित लिटरेचर हमें प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा जो आद्य इतिहास का समय है उसकी लिपि या लेख हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इतिहास उसको कहा जाता है जिसके दोनों सोर्स हमारे पास है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं और लिटरेरी सोर्स भी हैं। तो वहां से लेकर प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास से लेकर सन 1206 ईस्वी। अब 1206 ईस्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1206 एक टर्निंग पॉइंट है। भारत में जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ उसके अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। तो यह एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करते हैं तो वह 1206 से आरंभ होकर 1526 में समाप्त होता है और इस अवधि में 5 राजवंशों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। 1206 से 1290 गुलाम वंश या दास वंश भी उसको कहा जाता है। 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद वंश और 1451 से 1526
लोधी वंश। इन दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल तुगलकों का रहा और सबसे छोटा शासनकाल खिलजियों का रहा। महज 30 साल का शासनकाल खिलजियों का रहा। इसके बाद 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, यह भी एक टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली सल्तनत का अवसान हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब के अवसान तक बीच के 15 साल के अंतराल को हटा दें, जब हुमायूं भारत से निर्वासित रहा था, 1540 से लेकर 1555 तक मुगल साम्राज्य प्रभावशाली तरीके से यहाँ पर शासन करता रहा। लेकिन औरंगजेब के अवसान के बाद बहादुर शाह और मुअज्जम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो उत्तरवर्ती मुगल रहे, ये मुगलों के डाउनफॉल का समय रहा। और भारत में जो यूरोपियंस आए, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, उसमें जिन अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने शासन को स्थापित करने का कार्य किया, उसकी शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। सर जीएन सरकार कहते हैं कि 1757 से भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, मध्य युग का अंत हुआ। यहां से लेकर 1947 तक का इतिहास आधुनिक युग के इतिहास के रूप में जाना जाता है। और उस आधुनिक युग के इतिहास में से 1857 टू 1947 तक 90 वर्षों के इतिहास को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखते हैं। और जहां तक विश्व इतिहास की बात है, विश्व इतिहास में 1453 से मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। कुछ कालखंडों में 1453 टू 1789 यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक, और फिर 1789 टू 1871 तक फ्रैंकफर्ट की अलायंस तक, और 1871 से लेकर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति तक के कालखंडों में भी इतिहास को विभाजित करके अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य समय समय पर किया जाता रहा है। तो इस तरह इतिहास में समय का निर्धारण या समय का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो क्रोनोलॉजी है, जो समय है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उससे हम घटनाओं को कोरिलेट करके हम उसका विधिवत अध्ययन कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं, इतिहास को बता सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं और विचारों से अपने मन को गढ़ सकते हैं। और